everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have not watched the previous videos, you can click on the I button given above. And today we are going to study the topic structure of atom. This is topic number 4 from Maharashtra State Board syllabus, standard 11th. Structure of atom. Actually, we are done with this topic, and today we are going to solve the exercise which is given at the end of the chapter. So, if you see your textbooks, you will find an exercise at the end of the chapter, and that exercise today we are going to discuss. So, the first question of that is choose correct option. So, the first question in that is the energy difference between the shells goes on dash when moved away from the nucleus. So, इस क्वेश्चन का ये मीनिंग है जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, तो ये सपोज आपका न्यूक्लियस है और जैसे जैसे हम लोग इस न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे तो ये जो शेल्स हैं, जैसे पहला है के शेल, फिर एल शेल, फिर उसके बाद है एम शेल, तो उनके एनर्जी में क्या होगा? तो जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे उनकी एनर्जी शेल की बढ़ते जाती है. सो एनर्जी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. So as we go away from the shell, from the nucleus, the distance of the shell goes on increasing and even the energy goes on increasing. तो शेल न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा और एनर्जी भी बढ़ता जाएगा. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज इंक्रीजिंग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज. तो प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? तो वो वैल्यू हमने लर्न किया है जब हम स्टडी कर रहे थे, तभी हमने प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू लर्न किया. और वो वैल्यू क्या है? यस, करेक्ट, ऑप्शन ए. तो ये है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू, दैट इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, पी ऑर्बिटल्स आर डैश इन शेप. तो एस ऑर्बिटल होता है सर्क्यूलर और पी ऑर्बिटल होता है डम्बल शेप. करेक्ट, तो इसको बोलते हैं डम्बल शेप. तो ये हुआ आपका डम्बल शेप. तो एस ऑर्बिटल है ये स्पेरिकल. डबल डम्बल मतलब होता है आपका डी ऑर्बिटल, और सिर्फ डम्बल शेप या डम्बल बेल शेप उसको बोलते हैं पी ऑर्बिटल. नेक्स्ट, no two electrons in same atoms can have identical set of 4 quantum number. ये किसने कहा था? ये कहा था पॉलिन्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने. ये स्टेटमेंट किसका है? पॉलिन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, कि 2 इलेक्ट्रॉन सपोज एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं तो उनके चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते. पहले 3 क्वांटम नंबर सपोज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सपोज सेम भी हुए तो स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा. एक का होगा प्लस हाफ, दूसरे का होगा माइनस हाफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिस्क्राइब करता है? वो डिस्क्राइब करता है ओरिएंटेशन ऑफ दैट इन द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्लाउड. ठीक है, तो ये डिस्क्राइब करता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. नेक्स्ट है मैच द पेयर्स. तो न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट किया था चार्डविक ने. तो ए मैच होगा 4th के साथ. पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, सो आपका बी मैच होगा 1 के साथ. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. और लाइमन सीरीज फाइंड आउट हुआ था अल्ट्रा वायलेट रीजन में, तो डी का हुआ 3rd. तो इसके हिसाब से 1 4th, बी 1, C 2nd and D 3rd. Next, complete the following information about the isotopes in the chart given below. तो isotopes के बारे में information fill करना है. कार्बन 14, ये जो भी दिया रहता है, जो कार्बन 14, कार्बन 13, कार्बन 12, वो एक्चुअली उनका मास नंबर होता है. ठीक है, तो कार्बन 14 तो उसका मास नंबर हुआ 14. कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 6. ठीक है,
प्रोटॉन का नंबर हमेशा इलेक्ट्रॉन के नंबर को इक्वल होता है, तो 6, और न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है तो 6 माइनस 14, तो 6 माइनस 14 कितना हुआ 8, क्योंकि एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नेक्स्ट लेड 208, इसका मास नंबर हुआ 208, जो भी नंबर आगे दिया हुआ है उस एलिमेंट के वही उसका मास नंबर है, तो ये हुआ 208। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन लेड इज ऑलवेज 82, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को न्यूट्रल एटम्स में, और ये सारे न्यूट्रल एटम्स इसलिए 82 82, और न्यूट्रॉन नंबर होगा 82 माइनस 208, तो 82 को 208 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 126, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 126। अब क्लोरीन 35, इसका वापस मास नंबर है 35, number of proton has 17, so number of electron is also 17, and 17 minus 35 is 18, so number of neutron हो गया 18। नेक्स्ट यूरेनियम 238, तो मास नंबर है 238। यूरेनियम 238 में नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 92, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है 92, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा 146, क्योंकि 92 माइनस 238 होगा 146। ऑक्सीजन 18, मास नंबर हुआ 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन है नंबर ऑफ प्रोटॉन है आपका यहाँ पे 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8, और 18 माइनस 8 इज 10, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है रेडियम 223, तो रेडियम का मास नंबर हुआ 223, नंबर ऑफ प्रोटॉन है 88, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी है 88, सॉरी इलेक्ट्रॉन है 88, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 223 माइनस 88, दैट इज 135। ओके तो आपको ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स याद रखना है, एक्चुअली दैट इज देयर एटॉमिक नंबर। आप ये सब एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद रखोगे, मास नंबर आपको गिवन है, तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है वापस मैच द पेयर। इस मैच द पेयर में आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, तो आपके पास हर एक एलिमेंट का मास नंबर और एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, तो मास नंबर से यदि एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि मास नंबर जो बनता है वो बनता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, करेक्ट। तो 40 मतलब क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो 40 माइनस 18 जो भी आंसर आएगा वो होगा आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 40 माइनस 18 इज 22, तो आर्गॉन में है 22 न्यूट्रॉन्स। फिर 14 माइनस 6 इज 8, कार्बन में है 8 न्यूट्रॉन्स। फिर पोटेशियम 40 माइनस 19 इज 21, तो पोटेशियम में है 21 न्यूट्रॉन। एंड नाइट्रोजन में 14 माइनस 7 इज 7, तो इस नाइट्रोजन में 7 न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर इस प्रकार है, ए का है 4th, बी का है 3rd, सी का 2nd एंड डी का 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन, if an element X has mass number 11 and it has 6 neutrons, then write its representation। ठीक है, तो एक एलिमेंट X है, उसका रिप्रेजेंट करना है, तो ये एलिमेंट X हो गया, और फिर उसका मास नंबर उन्होंने क्या दिया 11। कोई भी एलिमेंट का मास नंबर होता है उसका सुपरस्क्रिप्ट, तो मास नंबर हमेशा एलिमेंट में सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखो। एंड उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना दिया है उन्होंने 6, देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया है उन्होंने 6, तो मास नंबर होता है आपका दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, करेक्ट, दैट इज 11 इज इक्वल टू 6 प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो अब हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन ही मतलब होता है एटॉमिक नंबर, करेक्ट। तो आप P लिखिए या फिर Z लिखिए, तो एक ही बात है।
तो therefore that is atomic number Z या फिर P is equal to 11 minus 6 that is 5 और इसलिए इसका atomic number हो गया 5. तो ये हुआ representation of this element that is X 11 ऊपर superscript that is its mass number और atomic number subscript. Next, name the element that shows simplest emission spectra. तो सबसे simplest emission spectra जो element दिखाता है वो है हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन वो एलिमेंट है जो सबसे सिंपलेस्ट इमिशन स्पेक्ट्रा दिखाता है पूरे पीरियोडिक टेबल में. ठीक है, दैट इज हाइड्रोजन. नेक्स्ट, स्टेट हेजनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल. तो हेजनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल ये था कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और वेलोसिटी एक सेम टाइम पे नहीं डिटरमाइन कर सकते हो. आइदर आप उसका वेलोसिटी या मोमेंटम ही डिटरमाइन कर पाओगे या फिर पोजीशन, दोनों पे डिटरमाइन नहीं कर पाओगे. ठीक है. नेक्स्ट है गिव द नेम्स ऑफ क्वांटम नंबर्स. तो क्वांटम नंबर्स के नेम इस प्रकार है. पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड है एजिम्यूटल क्वांटम नंबर, थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर. मैं वापस रिपीट करती हूँ. फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड एजिम्यूटल क्वांटम नंबर, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर. अब आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. तो ये पहले पेयर्स है और ये नेक्स्ट पेयर है. ठीक है, ये इसमें से आपको ये तीनों में से पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक फाइंड आउट करना है, फिर ये तीनों में से. ठीक है, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन, इसलिए उन्होंने वर्ड और यूज किया है. दिस इज वर्ड और, नॉट एनी एलिमेंट. तो ये तीनों में से पहले आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट इसमें से. तो नियॉन में होते हैं टोटल 10 इलेक्ट्रॉन. तो नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10. ऑक्सीजन में होता है 8 इलेक्ट्रॉन पर 2 माइनस है, इसलिए वापस आप उसमें 2 ऐड करोगे तो 8 + 2 हो जाएगा 10. सोडियम में भी होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन पर एक पॉजिटिव साइन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा 10. तो ये हुआ एक्चुअली, ये 10 कहाँ से आया? 8 + 2 और ये 10 आया 11 - 1. तो देखो ये तीनों में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये तीनों भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक एक दूसरे से हैं. सो नियॉन, O2- and Na+ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो कोई भी एटम या आयंस को सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है. नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं. तो आर्गॉन में होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, Cl2- में है एक्चुअली 19 इलेक्ट्रॉन. दैट इज 19 इलेक्ट्रॉन कैसे आए? क्योंकि Cl में होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन और -2 है, इसलिए इसमें +2 करोगे तो ये हो जाएगा 17 + 2 18. पोटेशियम में होते हैं 19 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, बट एक पॉजिटिव साइन है इसलिए ये वापस हो गया 18 और ये कैसे हुआ? 19 - 1, एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ इसलिए पॉजिटिव साइन है. करेक्ट. जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होगा उस पर पॉजिटिव साइन होगा, जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो 2 माइनस हो जाएगा. तो आपको पता है क्लोरीन में होते हैं टोटल 17 इलेक्ट्रॉन, तो 17 + 2 हो गया 19 और यहाँ पे पोटेशियम में होते हैं 19 इलेक्ट्रॉन, 19 - 1 हो गया 18. तो आप देख सकते हो यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है? आर्गॉन एंड K+ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक. Cl2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है. मतलब नियॉन, O2- and Na+ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज और सेकंड क्वेश्चन में आर्गॉन एंड K+ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड Cl2- इज नॉट. नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार. ये मेरे वीडियो नंबर 1 से पढ़ लेना. नाउ डिफाइन द टर्म्स आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये तीनों भी टर्म आपको मेरे 3 अलग अलग वीडियोस में मिल जाएंगे. स्टेट एंड एक्सप्लेन पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. ये वीडियो नंबर शायद 3 में है और हून रूल भी शायद वीडियो नंबर 3 में है एंड रुदरफोर्ड मॉडल है वीडियो नंबर 2 में. तो ये सब आप वीडियोस में से जाके वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो. नेक्स्ट है राइट पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स थियोरी ऑफ हाइड्रोजन एटम. ये भी वो वीडियो नंबर 3 में है. मेंशन डिमेरिट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, वीडियो नंबर 3. एंड स्टेट द ऑर्डर ऑफ फिलिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स following Avu's principle. This is I guess in video number 4. Okay.
नेक्स्ट, एक्सप्लेन द एनोमलस बिहेवियर ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम। ये मेरे वीडियो नंबर 6 में है, जहाँ पे हमने कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है और एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व दोनों भी लिखा है, तो वो वाला आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जे, राइट ऑर्बिटल नोटेशंस फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स विथ फॉलोइंग क्वांटम नंबर। तो पहला है n इक्वल टू 2 एंड l इक्वल टू 1। तो देखो, ये वाला स्टेटमेंट याद रखना है, जब l के वैल्यूज 0 होगा तब वो होगा s ऑर्बिटल, जब l का वैल्यू 1 होगा तो वो होगा p ऑर्बिटल, जब l का वैल्यू 2 होगा तब वो होगा d ऑर्बिटल, और जब l का वैल्यू 3 होगा तो वो होगा f ऑर्बिटल। ओके, तो ये याद रखना है, L0 S, L1 P, L2 D एंड L3 F। अब हम सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है N2, तो ये हो जाएगा 2, करेक्ट। L का वैल्यू क्या दिया है आपको, 1, मतलब L1 मतलब P, तो ये हो जाएगा 2p ऑर्बिटल। तो इसका सिंबल क्या हुआ, 2p। इतना इजी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है N4, 4 तो वैसे लिखोगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैसे के वैसे ही लिखा जाता है। एंड L इज 2, तो L2 मतलब क्या होता है, d ऑर्बिटल, तो ये हो गया d4। नेक्स्ट है N3, तो 3 को 3 जैसे ही लिखोगे, और L है 2, 2 मतलब हुआ d ऑर्बिटल, तो ये हुआ 3d। तो इस तरह से आप ऑर्बिटल प्रेजेंटेशन कर सकते हो ये क्वांटम नंबर से, बस आपको ये L के वैल्यूज याद रखने हैं। नेक्स्ट, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन 2 प्लस एंड आयन 3 प्लस। ठीक है, तो आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉम्प्रेस फॉर्म में आर्गॉन का हेल्प लेके लिखा जाता है। ठीक है, तो कंडेंस फॉर्म में आपको जब भी आयन को रिप्रेजेंट करना है तो है आर्गॉन के हेल्प से। तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले हम लिखेंगे, तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Ar, 3d6 and 4s2। ओके, तो ये है नॉर्मल Fe का कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग बात करेंगे Fe2 प्लस का, जिसमें से आपको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा कि उस पर 2 पॉजिटिव साइन आए, करेक्ट। तो वो इलेक्ट्रॉन सबसे लोएस्ट एनर्जी के ऑर्बिटल से जाएगा, दैट इज 4s से लूज होगा, नॉट फ्रॉम 3d, क्योंकि सबसे लोएस्ट एनर्जी है 4s, तो सॉरी सबसे आउटर ऑर्बिटल है 4s, इसलिए 4s से लूज होगा, नॉट लोएस्ट एनर्जी बट आउटर ऑर्बिटल्स। सो ये हो जाएगा 3d6, वैसे के वैसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा 4s0, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन हमने इधर से लूज कर दिए कि वो Fe2 प्लस हो जाए। नेक्स्ट है Fe3 प्लस के लिए, सो Fe3 प्लस के लिए वापस है आर्गॉन, अब 3 प्लस करना है, तो नॉर्मल वाले Fe में से तो 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से लूज करोगे, बट 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना है 3 प्लस साइन के लिए। आपको याद रखना है कि आपने नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना है। तो 2 में तो S से करूँगी, तो एक कहाँ से करूँगी, D से, तो ये हो जाएगा 3d5। तो 3 प्लस साइन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज करना है, 3, 2 प्लस साइन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 4s0। तो इस तरह से आप देख सकते हो 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने लूज कर दिया है नॉर्मल Fe से, और ये बन गया 3d5 एंड 4s0। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe, Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस। नेक्स्ट, राइट कंडेंस्ड ऑर्बिटल नोटेशन ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो इनके कंडेंस्ड फॉर्म में आपको लिखना है। तो पहला है लिथियम, ठीक है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। अब ये सब लिखने के पहले हमें कुछ चीज़ें याद रखना है कंडेंस फॉर्म के लिए, क्योंकि कंडेंस फॉर्म के लिए हमेशा हमें नोबल गैस का हेल्प लेना पड़ता है। तो आपको कुछ नोबल गैस के एटॉमिक नंबर याद रखने पड़ेंगे, जैसे हीलियम का है 2, नियॉन का है 10, और आर्गॉन का है 18।
यदि आप ये तीनों के एटॉमिक नंबर ये याद रखोगे तो आपको बहुत इजी पड़ेगा कोई भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंडेंस फॉर्म में लिखने के लिए। हीलियम 2, नियॉन 10 एंड आर्गॉन 18 इलेक्ट्रॉन। अब हम बात कर रहे हैं लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, मतलब उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब ये किसके क्लोज है ये तीनों में से? ऑफ कोर्स हीलियम के। तो हीलियम से ये क्लोज है तो हम इसके कंडेंस फॉर्म में किसका सिंबल यूज करेंगे? हीलियम का, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर हीलियम के एटॉमिक नंबर से क्लोज है, इसलिए हम कंडेंस फॉर्म में हीलियम का सिंबल यूज करेंगे। तो अब आपको समझ गया होगा कि कंडेंस फॉर्म में कौन से एलिमेंट में कौन सा नोबल गैस का सिंबल यूज करना है, वो डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे। तो इसलिए आप जब भी लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे कंडेंस फॉर्म में, आप लोगे हेल्प किसका? हीलियम का, क्योंकि उसी का एटॉमिक नंबर लिथियम के क्लोज है। तो हो जाएगा लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम, क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, इसलिए हीलियम, जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन और बचा है, करेक्ट, 3 के लिए, तो वो हो जाएगा 2s1, क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हुआ, तो आगे का जो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? 2s में। तो ये हो गया हीलियम 2s1। अब हम कार्बन की बात करते हैं। कार्बन का भी एटॉमिक नंबर 6 है, करेक्ट, और कार्बन का भी एटॉमिक नंबर 6 हीलियम के करीब है। तो आप देख सकते हो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हीलियम के करीब है, इसके वजह से यहाँ पे वापस आप लिखोगे हीलियम, फिर 2s 2s2 एंड 2p2। तो कार्बन का हो गया 2s2 एंड 2p2। तो ये हुआ आपके कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब नेक्स्ट है आपके ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑक्सीजन के लिए आप क्या लिखने वाले हो? अब देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, वापस वो हीलियम के ही करीब है। तो आपको कंडेंस फॉर्म में वापस किसी का हेल्प लेना है? हीलियम का ही। तो हो जाएगा ऑक्सीजन, वापस आप हीलियम का ही हेल्प लीजिएगा, तो ये हुआ हीलियम, ठीक है। तो ऑक्सीजन का भी आप आगे लिखोगे 2s2, क्योंकि हीलियम ने 2 इलेक्ट्रॉन ही यूज किए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन दिखाना है आपको। तो 2 + 2 हो गया 4, अभी भी आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 2p4। तो ये हो गया ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है सिलिकॉन, करेक्ट। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है। अब देखो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 14, जो किसके करीब है? नियॉन के। तो सिलिकॉन के लिए आप सिंबल किसका लिखोगे? नियॉन का, क्योंकि 14 10 के करीब होता है। तो नियॉन, नियॉन ने 10 इलेक्ट्रॉन्स तो यूज कर लिए, तो आगे का 4 इलेक्ट्रॉन्स का आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। तो हो जाएगा 3s2 एंड 3p2, करेक्ट। फिर नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन का भी एटॉमिक नंबर आप देखोगे तो नियॉन के ही करीब है, 17 और वो 10। आप 18 आर्गोन नहीं लिख सकते हो, क्योंकि इसमें तो 17 इलेक्ट्रॉन है और आर्गोन में होते 18, इसलिए आप उसका हेल्प नहीं ले सकते हो, आपको नियॉन का ही हेल्प लेना होगा। तो यहाँ पे हुआ नियॉन। उसके बाद है क्लोरीन के लिए लिख रहे हो इसलिए 3s2। तो इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए, सॉरी 12 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए, अब बचे 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो हो गया 3p5। ओके, इतना इजी है ये। और नेक्स्ट है कैल्शियम। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और वो है आर्गॉन के करीब। तो कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप लोगे आर्गॉन का हेल्प, करेक्ट। और उसके बाद लिखोगे 4s2, क्योंकि आर्गॉन में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैल्शियम में 20 है, तो 18 + 2 20। तो ये हुए सारे इसके एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ शेप्स ऑफ 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स। तो ये आप मेरे वीडियोस में देख सकते हो, टेक्स्ट बुक में भी, कि s ऑर्बिटल का शेप ड्रॉ करना है तो आपको ड्रॉ करना है स्पेरिकल s के लिए, और p के लिए आपको 3 शेप ड्रॉ करने, एक 2px, एक 2py और एक 2pz।
नेक्स्ट है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द सिग्निफिकेंस ऑफ एजिमुंटल क्वांटम नंबर। ये भी आप मेरे वीडियो में से देख के लिख सकते हो। नेक्स्ट है इफ n इक्वल टू 3 व्हाट आर द क्वांटम नंबर l एंड m। तो आपके पास अभी क्या दिया है उन्होंने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो गिवन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और आपको डिटरमाइन करना है एजिमुंटल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है आपका 3। तो वैल्यू ऑफ एजिमुटल क्वांटम नंबर दैट इज L इज ऑलवेज 0 टू n-1। ठीक है, तो ये हुआ 0 टू n-1 मतलब 3-1, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 0 1 2। तो ये हो गया वैल्यूज फॉर योर एजिमुटल क्वांटम नंबर। अब है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फॉर्मूला है -L टू +L। ठीक है, तो इसका हो जाएगा -2 -1 0 +1 +2। तो ये वैल्यूज हो गए आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के और ये हो गए एजिमुटल क्वांटम नंबर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज रिटन एज 2, देखो 1s2 2s2 2px2 2pxy1 एंड 2pz1 एंड नॉट एज दिस। तो ये कौन सा रूल है, करेक्ट, इट इज अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। क्यों हुन्स रूल के हिसाब से आपको लिखना है ये, तो ये हुन्स रूल ने बताया है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे नहीं लिख सकते हो, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ये किसने बताया, हुन्स रूल ने। तो हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल belonging to same subshell that does not occur unless all the subshell have at least one electron। तो आपको हर एक सबशेल में एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है और फिर आप पेयरिंग शुरू कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट पेयरिंग कर दो यहाँ पे और एक में तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपको हुन्स रूल फॉलो करना होगा जिसके हिसाब से आपको हर एक ऑर्बिटल में पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है और फिर पेयरिंग शुरू करना है। नेक्स्ट राइट अ नोट ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसके लिए भी आप मेरे वीडियोस का हेल्प ले लीजिए, टेक्स्ट बुक का। नेक्स्ट यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर्स कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एम शेल। तो आपको क्या करना है, क्वांटम नंबर का हेल्प लेके आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में फाइंड आउट करना है। उन्होंने शेल क्लियर किया है, देखो उन्होंने बात किया सिर्फ एम शेल की, और उसमें आपको क्या क्या दिखाना है, उसमें आपको दिखाना है इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इन शेल, इन सब शेल एंड इन ऑर्बिटल। ये तीनों में आपको इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, शेल में, सब शेल में और ऑर्बिटल में। अब हम बात कर रहे हैं एम सब शेल की। तो एम सब शेल के लिए देखो के एल एम, तो k का वैल्यू होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में 1, l का वैल्यू होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में 2 और m का वैल्यू होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में 3। तो जैस m इज 3 दैट इज n, दैट इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है, तो अभी फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है इस प्रकार से 2n स्क्वायर। अब 2n स्क्वायर मतलब क्या होगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 इंटू 2 इज 18। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम शेल इज 18। तो एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन। अब 18 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आपको एम शेल में दिखाना है। ठीक है, तो 18 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन यदि आपको एम शेल में दिखाना है तो हो जाएगा 3s2 3p6। ठीक है, अभी भी आपकी 10 इलेक्ट्रॉन बचे 3d10। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एम शेल। तो वापस मैं बताती हूँ, देखो एम शेल मतलब क्या हुआ, m इज इक्वल टू 3 मीन्स
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कोई भी शेल में निकालना है तो ये है उसका फॉर्मूला 2n²। n मुझे पता है 3 है, तो 2 इंटू 3² दैट इज 18, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको उस शेल में दिखाना है, तो m का होता है 3, करेक्ट। तो 3s2 2p6 एंड 3d10, तो 10 + 6 इज 16 एंड 16 + 2 इज 18, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। नेक्स्ट, इंडिकेट द नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग। तो सिलिकॉन जहाँ पे एटॉमिक नंबर 14 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। तो आप देख सकते हो ये सारे ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड हैं, क्योंकि s के कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन का तो है, और p का कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे है, बट इस p में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। और यदि आप ये 2 इलेक्ट्रॉन को इस p में दिखा हो तो इस प्रकार से दिखेंगे, ठीक है। p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, करेक्ट, 1 2 3, और 2 ही इलेक्ट्रॉन दिखाना है। हुन्स रूल के हिसाब से पहले तीनों में भरना होगा, पर 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे भर दिए। कहीं पे भी पेयर्ड है क्या, नहीं। तो दीज आर द 2 इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल एंड दे आर अनपेयर्ड। तो सिलिकॉन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। अब वैसे हम क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का एनोमलस केस है, और आपको याद होगा जो वीडियो नंबर 6 में हमने पढ़ा है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5। तो d को हाफ फिल होकर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाना होता है, इसलिए वो s से एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेता है, इसलिए 4s1 और 3d5 हो जाता है। अब इसका आप ड्रॉ करके देखो तो s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट इस s में तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, और d में मैक्सिमम होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, बट इसमें है 5 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। तो यदि आप 5 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिखाओ तो d में होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, करेक्ट। अब पांचों में आप एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दोगे तो आप देख सकते हो टोटल एक्चुअली कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, काउंट करो। तो टोटल हुए 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 फ्रॉम 4s1 एंड 5 फ्रॉम 3d, और इसलिए टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम इज 6। आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे। नेक्स्ट, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 29 इलेक्ट्रॉन्स। तो उन्होंने बताया है कोई भी एक एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 29, और उसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं 35। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो देखो उन्होंने वर्ड एटम यूज किया है, मतलब वो न्यूट्रल है, आयन यूज नहीं किया है, ठीक है। आयन वर्ड यूज करते ही मतलब उस एटम पे कोई चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन काउंट में कोई फर्क पड़ सकता है, बट उन्होंने वर्ड एटम यूज किया है, मतलब वो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल है मतलब उसमें जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। सो न्यूट्रल एटम्स में द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसलिए इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे भी है 29, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 29 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट एलिमेंट दिखाना है। तो 29 इलेक्ट्रॉन्स का आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, तो शुरू होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d10, और d ऑर्बिटल को कंप्लीटली फिल करने के लिए, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाने के लिए हम लोग 4s में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए हो जाता है 4s1 एंड 3d10, और ये है कॉपर जो दिखाता है एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी यहाँ पे पाने के लिए। सो that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on asiadoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends, and before departing, positive thinking will let you do everything better than negative thinking will. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.